नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस डिस्कशन में हम जानेंगे कि संविधान सभा में गाय पर बहस कैसे हुई, नेहरू जी, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, अंबेडकर जी तथा इस बहस में शामिल मुस्लिम नेताओं ने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए थे और संविधान में अनुच्छेद 48 क्यों जोड़ा गया। तो आज का डिस्कशन हमारा जीएस पेपर 2 के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 16 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा अपने अंत के करीब थी। इसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक खंड को शामिल करने के लिए जगह बनाई। अब एक खंड क्या जोड़ा गया, आइए इसको जानते हैं। कि राज्य आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन को संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए तथा उनके वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा। द स्टेट शैल एंडेवर। फिलहाल नए गणतंत्र के गठन के बाद से संविधान में गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने का खंड तीव्र विवाद और बहस का विषय रहा है और हाल के वर्षों में भी ऐसा हो ही रहा है। जैसे कि कुछ तथाकथित गौरक्षकों द्वारा मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों की लिंचिंग के भी मामले सामने आए हैं और कई लोगों का मानना है कि हमें बीफ खाने की आज़ादी होनी चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि बीफ खाना नहीं चाहिए। एक प्रकार से मोरल पुलिसिंग भी की जाती है ऐसे लोगों के द्वारा। तो इसीलिए हाल के वर्षों में भी कई सारे विवाद हमको दिखाई देते हैं। अब आइए जानते हैं कि भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं में गौ माता की क्या भूमिका रही है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गाय की भूमिका। ये बात तो तय है कि भारतीय जनमानस में गाय की एक दिलचस्प उपस्थिति रही है। तमाम हिंदू शास्त्रों में, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, इन सब में गायों की भक्ति के उल्लेख हमको मिलते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार गाय की सींगों में तीनों लोकों के देवी देवता विद्यमान रहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गायों में मैं कामधेनु हूँ। ऋग्वेद में इसे अबध्य बताया गया है गौ माता को। हालांकि इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं साथियों कि प्राचीन भारतीय जीवन शैली में बीफ खाने से पूरी तरह परहेज नहीं था। इतिहासकार डी.एन. झा ने अपनी किताब द मिथ ऑफ द होली काऊ में दावा किया है कि प्राचीन भारत में गायों की बलि दी जाती थी और उनका मांस खाया जाता था। वैदिक भगवान अग्नि गायों के मांस के शौकीन थे और जानवरों को मारुत तथा अश्वनी कुमारों को चढ़ाया जाता था, उनको ऑफर किया जाता था जानवरों को। झा ने वैदिक ग्रंथों के अध्ययन पर अपने निष्कर्ष के आधार पर ये लिखा था। हालांकि उनके इस दावे से बहुत से लोग नाराज भी हुए थे और डी.एन. झा को डेथ थ्रेट भी मिली थी। फिलहाल हम लोग वापस मुद्दे पर आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य में 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी आंदोलन से पहले भी गाय कई मौकों पर उभर कर सामने आई है। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, बाकी विस्तार से चर्चा मैं फिर करूंगा क्यों गौ माता को पॉलिटिक्स में लाया जाता है जानबूझकर। तो कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे 1870 के दशक में पहला संगठित गोरक्षा आंदोलन पंजाब में सिख कूका संप्रदाय द्वारा शुरू किया गया था। इसके तुरंत बाद स्वामी दयानंद जी के नेतृत्व में आर्य समाज ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। स्वामी जी गौरक्षा के प्रबल पक्षधर थे। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, उसने 1890 के दशक से खुद को एक समावेशी पार्टी के रूप में देखा था, लेकिन बाद में ये तेजी से मुख्य रूप से हिंदू संबंधी मान्यताओं को जनता से जोड़ने के साधन के रूप में बदल गई। इतिहासकार इयान कोपलैंड ने अपनी 2017 के शोध पत्र काउस, कांग्रेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू एंड द मेकिंग ऑफ आर्टिकल 48 में लिखा है कि गाय के दूध की शुद्धता की तुलना राष्ट्र की शुद्धता और ताकत से की गई थी और गोमांस की ब्रिटिश खपत से जुड़ी गाय की हत्या का इस्तेमाल ब्रिटिश राज को हिंदू मूल्यों के प्रति उदासीन शासन के रूप में चित्रित करने के लिए किया गया था। सार्वजनिक सभाओं में अंग्रेजों द्वारा बड़ी संख्या में गायों का वध किए जाने का आरोप भी लगाया जाता है। इतिहासकार विलियम गोल्ड ने अपनी पुस्तक हिंदू नेशनलिज्म एंड द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स इन लेट कॉलोनियल इंडिया में लिखा है, 14 जून 1930 को आगरा में कांग्रेस की बैठक में हरिनारायण और नारायण लाल बोहरा ने वर्णन किया कि अंग्रेज किस तरह
हर साल हजारों की संख्या में गाय की हत्या कर रहे हैं। सितंबर के पहले सप्ताह में कानपुर में रास नारायण ने अनुमान लगाया कि अकेले यूरोपीय लोगों ने 44,000 गायों का वध किया था। इटावा के भेड़पुर में 19 सितंबर को एक रामदत्त ने कांग्रेस की सभा में बोलते हुए दावा किया कि 3 करोड़ गायों की मौत के लिए ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार है। गाय की रक्षा को भारत माता की रक्षा के साधन के रूप में देखा जाता था। 1925 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय गौरक्षा संस्था गोरख सभा की स्थापना करने में मदद की। गांधी जी ने गाय संरक्षण के लिए हिंदुओं से निवेदन करते हुए ये कहा कि गौरक्षा हिंदू धर्म के प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। नतीजतन कांग्रेस के भीतर एक समूह ने गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून की मांग कर दी। उनको भी प्रोत्साहन मिल गया क्योंकि गांधी जी ने भी कह दिया था। हालांकि गांधी जी गोरक्षा के बजाय गो सेवा पर ज्यादा ध्यान अपना केंद्रित करते थे। फिर कभी गांधी जी गौ के बारे में क्या सोचते थे उस पर डिस्कशन हम करेंगे आपसे। लेकिन जब उन्होंने मांग की तो इस मांग को ठुकरा दिया गया। लेकिन जैसे जैसे गो हत्या की चर्चा जोर पकड़ती गई, मुसलमानों में अलगाव की भावना पैदा होती चली गई। विलियम गोल्ड कहते हैं कि इसने पशुवध के संबंध में मुस्लिम अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई थी। अब आइए जानते हैं कि संविधान सभा में गाय पर क्या क्या बहस हुई, जो कि हमारा मेन डिस्कशन है। आजादी के पहले भी साथियों गौ हत्याएं हुआ करती थी, लेकिन जब देश का विभाजन हो गया और पाकिस्तान का निर्माण हो गया तो कांग्रेस के भीतर और उसके बाहर के दक्षिणपंथी हिंदुओं ने यह मान लिया नया भारतीय राष्ट्र गाय की रक्षा सहित हिंदू आदर्शों पर आधारित भूमि होगी। नतीजतन अगस्त की शुरुआत में दिल्ली में एक सार्वजनिक सम्मेलन में सिफारिश की गई कि नई राज व्यवस्था में गाय की हत्या को रोकने के लिए संविधान में प्रावधान किया जाए। पहले कानून के माध्यम से समस्या को हल करने पर तुले गौरक्षा आंदोलन के उस हिस्से को गोरक्ष सभा द्वारा शिथिल रूप से समन्वित किया गया, उसे ढीला किया गया, क्योंकि अब यह उद्योगपति सेठ रामकृष्ण डालमिया और उनके नवगठित गोवक रक्षक संघ गौ हत्या विरोधी लीग थी, ये अब उनके दायरे में आ गया था। इसको रामकृष्ण डालमिया साहब देख रहे थे। तो उस प्रकार से उग्र आंदोलन नहीं हो रहा था जब से सेठ रामकृष्ण डालमिया जी ने इसको अपने पाले में किया। तो कॉपलैंड बताते हैं कि लीग के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले डालमिया ने मोहम्मद अली जिन्ना के स्वामित्व वाले दिल्ली हाउस में अपना मुख्यालय स्थापित किया। जब जिन्ना पाकिस्तान जा रहे थे तो उनका जो दिल्ली में बंगला था उन्होंने उसको डालमिया जी को बेच दिया था 2.5 लाख रुपए में। दोनों अच्छे खासे दोस्त हुआ करते थे। हैरान मत होइए कि मतलब एक कट्टरपंथी मुसलमान था और एक उग्र हिंदू स्वभाव वाले नेता थे डालमिया साहब, दोनों के बीच ही दोस्ती हुआ करती थी। तो उनका बंगला डालमिया साहब ने खरीदा था और जब खरीदा तो उन्होंने जो जिन्ना के घर पर मुस्लिम लीग का झंडा था उसको निकालकर गोरक्षा आंदोलन का झंडा लगा दिया और अपने समर्थकों को कहा कि इस्लाम के हरे झंडे को गाय के पवित्र झंडे से बदल दिया गया है। इसके बाद लीग ने प्रधानमंत्री चुने हुए नेहरू के घर के सामने नियमित रूप से धरना देने के लिए साधुओं की एक भीड़ की भी व्यवस्था की। 10 अगस्त को राष्ट्रीय गाय दिवस के रूप में इसे नामित करने के लिए भी दबाव डाला गया। अंत में देश की आर्थिक जरूरतों के लिए गाय को बचाने के लिए बयानबाजियां भी काफी हद तक की जाने लगी। सेठ डालमिया ने कहा कि भारत में भोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमें अपने देश में पशुधन को बढ़ाना होगा और हम ऐसा केवल गो हत्या को रोक कर ही कर सकते हैं। डालमिया की याचिका ने कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और लगभग 1,64,000 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया। अहमदाबाद बुलियन एसोसिएशन और अखिल भारतीय वर्णाश्रम स्वराज संघ जैसे स्वतंत्र संगठनों द्वारा गाय हत्या विरोधी प्रस्ताव पारित किए गए। कई राज्य विधानसभाओं और नगर निकायों ने गो हत्या पर रोक लगाने वाले विधेयकों के नोटिस जारी किए। इस बीच कांग्रेस के भीतर वरिष्ठ नेताओं के पास गो हत्या के खिलाफ कानून बनाने के अनुरोधों की बाढ़ सी आ गई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और संविधान सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी के बीच हुए पत्र व्यवहार में नेहरू ने प्रसाद जी को बताया कि उन्हें मवेशियों की रक्षा करने में
कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह प्रस्ताव के स्वर को लेकर बहुत चिंतित हैं। जिस तरीके से उग्र आंदोलन हो रहे थे गौवध को रोकने के लिए, उससे नेहरू जी को काफी चिंता हो रही थी। नेहरू जी जो थे वो एक समाजवादी आदमी थे और वो माइनॉरिटी की रक्षा के लिए तत्पर रहा करते थे। इसी बात को लेकर अंबेडकर जी और नेहरू जी में भी विवाद कई बार हुआ था। कई बार अंबेडकर जी ने नेहरू पर यह आरोप लगाया था कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। एक जल्द ही मैं नेहरू बनाम अंबेडकर पर भी एक वीडियो कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ले आऊं। तो नेहरू जी ने कहा कि भारत एक कंपोजिट कंट्री है, समग्र देश है। अगर ऐसा कोई भी कदम विशुद्ध रूप से हिंदू भावना पर उठाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि भारत का शासन एक विशेष तरीके से चलने वाला है, जो अब तक हमने नहीं किया है। उच्च आदर्श हुआ करते थे नेहरू जी की, तो हम उसको समझेंगे कि कहाँ तक उनकी आलोचना सही है, कहाँ तक गलत है। फिलहाल मतभेद दोनों में काफी हद तक बहुत ज्यादा थे, नेहरू जी और अंबेडकर जी में। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से ऐसी कुछ बातें कह रहा हूँ, सब डॉक्यूमेंटेड है। जल्दी चर्चा करेंगे इस पर। संविधान सभा के सदस्य सेठ गोविंद दास जी का तब कहना था कि गो हत्या को उस तरीके से प्रतिबंधित किया जाए कि जिस तरीके से छुआछूत को प्रतिबंधित किया जा रहा है, और इसे भी मौलिक अधिकारों के अध्याय में शामिल किया जाए। प्रसाद ने इस प्रश्न को संविधान सभा को इस अनुरोध के साथ भेजा कि इसे मौलिक अधिकारों पर उसके विचार विमर्श के हिस्से के रूप में देखा जाए। यानी बाबू राजेंद्र प्रसाद भी सेठ गोविंद दास जी से सहमत थे, क्योंकि ये थोड़ा दक्षिणपंथी हिंदू माने जाते हैं। ये अपनी धार्मिक भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। जैसे कि आपने और सुना होगा कि सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए वे स्वयं चले गए थे, जबकि नेहरू जी नहीं गए थे। संविधान सभा में गाय की पैरवी करने वालों में सबसे मुखर आवाज थी पूर्वी पंजाब के पंडित ठाकुरदास भार्गव जी की। उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण से तर्क करते हुए कहा, यदि आप अनाज और दूध का पूरा उत्पादन नहीं करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य और भोजन की स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। संविधान में गोवंश की रक्षा की बात को सिद्धांत के रूप में शामिल करने के लिए संशोधन प्रस्ताव कांग्रेसी नेता इन्हीं ठाकुरदास भार्गव जी द्वारा पेश किया गया था। इसमें 3 मुख्य बातें थी साथियों। आधुनिक और वैज्ञानिक उपायों के द्वारा खेती और पशुपालन को आधुनिक बनाया जाएगा, पशुधन की नस्ल को बेहतर बनाया जाएगा, गाय बछड़ों और दूध देने वाले तथा हल चलाने के काम आने वाले पशुओं के वध पर रोक लगाई जाएगी। अधिक भोजन उगाना और कृषि तथा मवेशियों की नस्ल में सुधार करना सभी अन्योन आश्रित हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, और ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और इनका समर्थन करने वालों में सेठ गोविंदास, सिब्बन लाल सक्सेना, राम सहाय और रघुबीरा भी शामिल थे। दूसरी ओर आरवी धुलेकर जी ने धार्मिक आधार पर अपना तर्क दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू समाज ने या हमारे भारतीय समाज ने गाय को अपने पाले में शामिल कर लिया है। यह बिल्कुल हमारी माँ के समान है, वास्तव में यह हमारी माँ से भी बढ़कर है। आगे उन्होंने ऐड किया कि ऐसे हजारों लोग हैं जो अपनी माँ या पत्नी को मार रहे शख्स को मारने के लिए शायद न दौड़े, लेकिन अगर कोई आदमी गाय को मार रहा है तो उससे मारने के लिए हजारों लोग दौड़ पड़ेंगे। बहस में शामिल मुसलमान सदस्यों ने कहा कि गोवध रोकने के आर्थिक तर्क निरर्थक हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। जो पशु ना दूध दे रहा है ना उनका इस्तेमाल हल जोतने में हो रहा हो, उसके संरक्षण का कोई आर्थिक तर्क नहीं हो सकता है। साथ ही ये संशोधन चूंकि आधुनिक खेती की बात कर रहा है, तो ये भी तय है कि आने वाले दिनों में हलों द्वारा खेतों की जुताई नहीं होगी, बल्कि ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि अगर पशुओं की नस्ल का सुधार करना है तो वर्तमान में जो नस्लें हैं वो नाम मात्र का दूध देती हैं और उनसे हलों को भी नहीं जोता जाता। उनका संरक्षण आर्थिक तर्कों पर कैसे हो सकता है। उन्होंने आगे ऐड किया कि सीधी बात कीजिए, देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं और गाय उनमें से ज्यादातर लोगों के लिए धार्मिक महत्व का जीव है। इस आधार पर अगर गोवध पर पाबंदी लगानी है तो मुसलमान इसका विरोध नहीं करेंगे, बल्कि इस आधार पर गोकसी पर पाबंदी लगा ही देनी चाहिए। मुसलमान सदस्यों का जोर इस बात पर था कि इस मामले को भविष्य के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसे लेकर लगातार समुदायों में कटुता बनी हुई है और हर साल बकरीद पर
कई जगहों पर धारा 144 लगाने की नौबत आ रही है। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के आधार पर गोकसी रोकने के पक्ष में उनके द्वारा कुछ तर्क पेश किए गए। जैसे, इस देश में लाखों लाख मुसलमान ऐसे हैं जो गोमांस नहीं खाते हैं। इस्लाम ये नहीं कहता है कि गोकसी की जाए। हाँ, ये जरूर है कि गोकसी की वहाँ पाबंदी भी नहीं है। तीसरा तर्क उन्होंने कहा, अगर धार्मिक विश्वास को आधार बनाकर गोवध पर पाबंदी लगा दी जाए और इसे मूल अधिकारों के अध्याय में शामिल कर दिया जाए तो मुसलमान इसका विरोध नहीं करेंगे। सादुल्ला साहब ने कुरान को कोट करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मुसलमान गोवध निषेध के पक्ष में इसलिए हैं क्योंकि इससे हिंदू समुदाय के साथ उनके संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे और उनके बीच कटुता नहीं होगी। जाहिर उल हसन लारी जी ने यहाँ तक कह दिया कि बेहतर होगा कि संविधान सभा आगे आए और मूल अधिकारों के अध्याय में गोवध पर पाबंदी के प्रावधान को शामिल करे। इस सवाल को इसी समय हल कर लिया जाए और इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में डालकर मामले को उलझन में ना छोड़ दिया जाए। जाहिर उल हसन लारी जी एक मामले में आप कह सकते हैं काफी ज्यादा विजनरी व्यक्ति थे, क्योंकि जो उन्होंने कहा था वही आज हो रहा है कि अगर शायद इसे मूल अधिकारों में शामिल कर लिया जाता तो आज इतना विवाद ना होता गौ हत्या को लेकर के। इस संबंध में लेकिन हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी का हस्तक्षेप हुआ और यह हस्तक्षेप महत्वपूर्ण था। इन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के ही हो सकते हैं। गाय नागरिक नहीं है, इसलिए पशुओं को मौलिक अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। बहस के अंत में बाबूजी ने यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए समर्पित अध्याय में एक प्रस्ताव पेश किया और इस प्रकार अनुच्छेद 48 का जन्म हुआ। इसी अनुच्छेद 48 के परिणाम स्वरूप कई राज्य सरकारों ने गायों की हत्या पर रोक लगाने वाले कानून बना रखे हैं। वर्तमान में भारत के 29 में से 24 राज्यों में गाय की हत्या को अपराध ठहराने वाले कानून हैं। तो ये था आज का डिस्कशन साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य ही शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।